हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास के इंग्लिश का जो एक प्रोज का चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये हमारे चैप्टर नंबर जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उसका ये 7 नंबर चैप्टर है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। अ चाइल्ड इज बॉर्न मीन्स एक बच्चे का जन्म, जिनके जो राइटर है, जो लेखिका है, उनका नाम है जर्मन ग्रीयर उनकी लेखिका का नाम है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जर्मन ग्रीयर के बारे में कि वो क्या थे। जर्मन ग्रीयर बॉर्न 1939, जर्मन ग्रीयर जिनका जन्म 1939 में हुआ था, बॉर्न एंड एडुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर। बच्चे, फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी। वो एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका थी। इन हर वेल नोन वर्क्स, उनकी जो प्रसिद्ध जो उनकी किताबें हैं, जो काम है, उनका नाम क्या है? द फीमेल अंक। क्या पढ़ेंगे? द फीमेल अंक, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। इंपॉर्टेंट बुक से बच्चे से पूछता है ऑब्जेक्टिव में। एंड द चेंज, ये सब उनकी किताबें का नाम है। सी एक्सप्लोर्स, वह बताती, एक्सप्लोर करती है, वर्णन करती है, द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, की सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहलू है। बच्चे, एस्पेक्ट मतलब होता है पहलू, जो सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू है ऑफ लाइफ ऑफ वोमेन। किसके बारे में? एक औरत की जिंदगी में, एक औरत की जिंदगी की जो सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू है, उनके बारे में वो बताती है, एक्सप्लोर करती है इस चैप्टर में। ठीक है। सी बिलीव्स, वह मानती है दैट कि सोशियो कल्चरल मीन्स क्या बच्चे? जो हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस मतलब होता है यहाँ पर रीति रिवाज। क्या होता है बच्चे? रीति रिवाज। ध्यान से आप लोग लिखते भी जाइएगा अपना। सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो हमारी सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज है, आर डिजाइंड, वो ऐसे डिजाइन की गई है, वो ऐसे बनाई गई है टू सूट मेल इंटरेस्ट। मतलब ऐसा लगता है कि वो केवल मेल मतलब क्या होता है? पुरुष। वह केवल पुरुष लोगों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। मीन्स उसमें महिला का इंटरेस्ट नहीं पूछा गया है। पुरुष प्रधान देश हमारा है। मीन्स पुरुष ने अपने अकॉर्डिंग अपने सब चीज को वहां पर बना लिया, ऐसा क्या मानना है लेखिका का। ठीक है। एट द सेम टाइम, जबकि उसी समय दे फर्दर सबजुगेट वोमेन, और हर समय सबजुगेट मतलब होता है बच्चे दमन करना, दबाना, और हर समय दबाया जाता है वोमेन को। किसको? औरत को। ठीक है। द प्रेजेंट पीस, जो हम वर्तमान पीस पढ़ने जा रहे हैं, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म, इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक। यह जो चैप्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न है बच्चे, इज एन एक्सट्रैक्ट, वो एक भाग है, एक अंश है, फ्रॉम हर बुक, जो उनकी किताब से लिया गया है, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। मीन्स ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं चाइल्ड इज बॉर्न बच्चे, वह उनकी फेमस बुक किससे ली गई है? सेक्स एंड डेस्टिनी। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एक प्रकार का ये एक्सट्रैक्ट है, एक भाग है, एक अंश है, जो उनकी किताब सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से लिया गया है। इट एक्सप्लोर्स, इसमें वो एक्सप्लोर करती है, मतलब बताती है, वर्णन करती है, द कल्चरल पैक्युलरिटीज ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस चैप्टर में जो जर्मन ग्रीयर है बच्चे, वो बताती है कि ईस्ट और वेस्ट मतलब क्या? पूर्व मतलब हम लोग हो गए, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब पूर्व के लोग हो गए। और जब पश्चिम मतलब कौन? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया हो गया है ना बच्चे, जो साउथ अफ्रीका, वो सब क्या है बच्चे? वेस्ट में। तो वो बताती है इस चैप्टर में कि पूर्व और पश्चिम के देशों में किस प्रकार से एक चाइल्ड का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, उसके बारे में चैप्टर चैप्टर के बारे में बताया है। किसने? जर्मन ग्रीयर ने। एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इतना ही नहीं कि एक बच्चे का जब जन्म होता है, तो उस जन्म के दौरान कि बच्चे और पेरेंट, उसकी माता पिता और बच्चों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, चाहे वो ईस्ट की बात करें या फिर वेस्ट की बात करें, दोनों में उन्होंने बताया है कि ईस्ट और वेस्ट में एक बच्चे का जन्म कैसे होता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि उस दौरान एक बच्चे के माता पिता और बच्चे के बीच में क्या संबंध होता है, उसके बारे में चैप्टर बताया गया। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप लोग उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से, उनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चे? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 1939 में जन्म हुआ था।
फेमस फेमिनिस्ट राइटर थी, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स बताओ। द फीमेल अंक, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, और इसी बुक से ये चैप्टर आपका लिया गया जिसका नाम क्या है, अ चाइल्ड इज बॉर्न। द चेंज भी उनकी किताब है। और ये जो आपका चैप्टर उन्होंने क्या बताया है इस चैप्टर में कि एक औरत की जिंदगी में कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू आते हैं उनके बारे में बताया है। उन्होंने साथ ये बताया है कि अभी का जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, उसमें हमेशा महिलाओं को दबा कर रखा गया है। और उन्होंने इस चैप्टर में साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बताया है कि ईस्ट में और वेस्ट में किस प्रकार से बच्चों का जन्म होता है और उनका लालन पोषण कैसे होता है, और एक माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध कैसा होता है, उन्हीं के बारे में चैप्टर बताया गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बच्चे वापस अपने चैप्टर पर जो कि आपको पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पहला पैराग्राफ है चाइल्ड इज बॉर्न का, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, ध्यान से सुनते जाना, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। बच्चे ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब होता है क्या कि परंपरागत समाज, परंपरागत समाज। द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ को मैनेज करना किस समाज में, परंपरागत समाज में, आर मेनी एंड वेरिड, मतलब एक बच्चे का जन्म जो परंपरागत समाज में होता है बच्चे उसके बहुत सारे तरीके हैं, मेनी वेज हैं, और वेरिड बहुत सारे इसमें विविधता है। बच्चे वेरिड का मतलब होता है विविधता, यस, बहुत प्रकार के विविध देखे जाते हैं हमारे परंपरागत समाज में, हमारे गांव में। पहले की बात यहाँ पर की जा रही है, जो परंपरागत हमारी समाज थी पहले, उस टाइम में जो बच्चे का जन्म होता था उसका बहुत सारे तरीके थे, क्योंकि उस टाइम उतने डॉक्टर फैसिलिटी भी नहीं थे। तो उस टाइम जिस टाइम डॉक्टर की संख्या कम थी, लोग उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो उस टाइम में इतना डेवलप भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम में बच्चे को मैनेज करना मीन्स एक जन्म लेने वाले बच्चे को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके थे उस टाइम में भी। अब वो कौन कौन तरीके आगे इसमें बताया गया है कि देयर यूजफुलनेस स्टेम्स। बच्चे स्टेम्स का मतलब होता है कोई चीज आना, मतलब यहाँ पर स्टेम्स मतलब होता है आना, मीन्स देयर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली। मीन्स क्या बोला गया कि परंपरागत समाज की जो तरीके थी, जो वेज थी, जो बहुत सारे तरीके उनके पास थी, बहुत सारे विविधता तरीका भी थी, तो वो सारे यूजफुल थे, सारे उपयोगी थे, और सबको डायरेक्टली मतलब सबको डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट, उस फैक्ट को सब लोग एक्सेप्ट किए थे। और कौन कौन से लोग, कल्चरली मीन्स सांस्कृतिक रूप से, और कलेक्टिवली मतलब क्या, सामूहिक रूप से। मीन्स जो उस टाइम में बच्चों के जन्म के दौरान जो मैनेज की जाती थी, जो तरीके अपनाए जाते थे बच्चे, उस तरीकों को हमारी संस्कृति ने और सामूहिक रूप से, दोनों रूप से उसे एक्सेप्ट मिला, दोनों रूप से उसने स्वीकार किया गया। वो मीन्स वे तरीकों को सबने सम्मान किया। किस तरीके को बताओ तो, ट्रेडिशनल सोसाइटी जो परंपरागत समाज के तरीके थे उसको सब लोगों ने क्या किया, स्वीकृति प्रदान किया, सांस्कृतिक रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। सो दैट, इस प्रकार कि द मदर डज नॉट हैव द साइकी बर्डन, मतलब पुराने टाइम में, जिस टाइम में उतने डॉक्टर फैसिलिटी नहीं थे बच्चे, उस टाइम में ये सब क्यों किया जाता था, इतने विभिन्न प्रकार के तरीके क्यों अपनाए जाते थे, ताकि माँ को, जो माँ गर्भवती है, जो प्रेग्नेंट है, उन पर साइकी बर्डन ना आए। मीन्स उन पर साइकी बर्डन क्या होता है, मानसिक दबाव, उस पर मानसिक दबाव ना आए, ऑफ रिवेंटिंग द प्रोस्टिट्यूट्स। मीन्स जो माँ बच्चे को, इसका मतलब क्या होता है, बच्चे को जन्म देना, जो माँ बच्चे को जन्म देने वाली है उन पर साइकी बर्डन ना आए, उन पर मानसिक दबाव ना आए, इसीलिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे, विभिन्न प्रकार की विविधता की जाती थी, ताकि बच्चे की जो माँ है, बच्चे की माँ है, उन पर कोई भी बर्डन ना आए, उन पर कोई बोझ ना आए। इवन यहाँ तक कि दाउ द पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफी, यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, इसके वर्ड्स थोड़ा टफ है, समझिएगा ध्यान से। इवन यहाँ तक कि दाउ द पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफी, बच्चे इसका हिंदी होता है संभावित आपदा, संभावित आपदा, आर अलाइव इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी। वहाँ की जो कम्युनिटी, क्योंकि वहाँ पर तो डॉक्टर नहीं थे उस टाइम में, तो आसपास की स्त्री लोग जो थी, आसपास की जो महिला लोग थी, वो कलेक्ट होती थी, एक जगह समाज बनाती थी। वहाँ पर उस टाइम में एक प्रेग्नेंट औरत का देखभाल हमारे पूर्व के देशों में बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो वही बताया गया यहाँ पर कि जो कम्युनिटी है, जो समाज है आसपास, उसके दिमाग, उसके मेमोरी में एक बात जिंदा है, अलाइव है। वो बात क्या जिंदा है कि उनके दिमाग में है कि संभावित आपदा कभी भी आ सकता है। मीन्स जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि वो लोग जो थे बच्चे पहले ये भी देख चुके होंगे कि कैसे प्रेग्नेंट के दौरान एक बच्चे की मौत हो जाती है, या फिर प्रेग्नेंट के दौरान एक माँ की मौत हो जाती है। तो वो सब उनके दिमाग में रहता है। एंड द इंडेक्स ऑफ एंजाइटी हाई,
और उनकी चिंता उस समय बहुत हाई रहती है। बच्चे एंजाइटी मतलब होता है चिंता, वो कम्युनिटी की जो चिंता रहती है, समाज की चिंता रहती है, उसमें बहुत हाई रहती है कि वो आपदा फिर से ना घट जाए। इसीलिए वो लोग ऐसे रीति रिवाज बनाते हैं जिसमें माँ को साइकी बर्डन ना आए, माँ पर कोई बोझ ना आए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि उससे पहले कुछ आपदा घटी होगी जो उनके दिमाग में अभी भी जिंदा है, वो मरी नहीं है, और वो लोग बहुत चिंतित हैं। और रिचुअल अप्रोच, बच्चे रिचुअल मतलब होता है धार्मिक रीति रिवाज। धार्मिक रीति रिवाज जो अप्रोच है टू प्रेगनेंसी के दौरान कुछ रीति रिवाज को अपनाई जाती है विच हेम्स, बच्चे हेम्स मतलब होता है घेरा लगाना, घेरा होना, जिससे वो जो औरत है, जो प्रेग्नेंट वाली औरत है, वो घिरी रहती है द प्रेग्नेंट वोमेन अबाउट विथ टैबूज एंड प्रोहिबिशंस। बच्चे टैबूज एंड प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, इनकार करना। मीन्स ऐसे रीति रिवाज वहां पर बनाए जाते हैं उस कम्युनिटी के द्वारा, उस समाज के द्वारा, जिसमें प्रेग्नेंट औरत को कुछ काम करने से मना कर दिया जाता है। बच्चे जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी औरत प्रेग्नेंट होती है उन्हें बोला जाता है कि वो ज़्यादा स्पीड में ना चले, वो सीढ़ी पर ज़्यादा उतरे नहीं, चाहे उतरे नहीं, मीन्स उनको किसी काम से रोक दिया जाता है। तो वहीं की समाज की जो महिला लोग थी उनके दिमाग में ये था कि फिर से कुछ आपदा ना हो जाए, इसीलिए उसने प्रेग्नेंट वाली महिला को कुछ काम करने से मना कर दिया, उससे एक रीति रिवाज में हेम कर दिया, उससे एक रीति रिवाज में बांध दिया। ठीक है, हेल्प्स मेक द एंजाइटी मैनेजेबल। इतना क्यों कर रहे हैं वो लोग बताओ? ताकि उस महिला का जो चिंता है, जो प्रेग्नेंट महिला की जो चिंता है, उसको मैनेज किया जा सके, उस पर कोई चिंता ना आए, उस पर कोई बोझ ना आए। उसकी चिंता को कम करने के लिए उसे किसी काम को करने से मना कर दिया जाता है। और ये हमारे समाज में अभी तक भी देखा जाता है कि प्रेग्नेंट महिला ज्यादा काम नहीं करती है। और ओमेन, एक महिला हु ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजन। अब जो यहाँ पर किस महीने की बात हो रही है? जो प्रेग्नेंट है, जो महिला प्रेग्नेंट है, हु ऑब्जर्व्स, वो पूरा अवलोकन करती है ऑल द प्रोविजंस, वो सारे जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए कम्युनिटी के द्वारा उसको वो मानती है। एंड कैरीज आउट, उसे आगे भी बढ़ाती है, सब रूल्स को फॉलो करती है। ऑल द राइट्स, जितने भी अधिकार उसको दिए गए हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना, वो सबको वो मानती है। विल बी एक्टिवली, वो भी एक्टिव होकर, वो बहुत एक्टिव होकर सबको मानती है, सब चीज को करती है। एंड आगे देखिए, इन्वॉल्व इन होल्डिंग द अननोन एट बे। और चूंकि यह समाज के द्वारा बनाया गया रूल्स है, इसीलिए वो बड़ी एक्टिव होके, होल्डिंग मतलब क्या, बहुत ही एक्टिव होके वे सारे रूल्स को मानती है, क्योंकि उसे पता है कि अननोन मतलब क्या, कोई भी आपदा घटित हो सकता है अनजान में। यदि कुछ भी हो गया अनजाने में तो उसके लिए वो कभी खुद को माफ़ी नहीं कर पाएगी। तो जब कम्युनिटी इतना सपोर्ट कर रहा है, उसे सहयोग कर रहा है, तो वो भी हर चीज़ को बहुत ही एक्टिव होकर मान रही है। सी विल हैव अदर रीइंफोर्समेंट। इतना ही नहीं, हमारे समाज में पूर्व के देश, ये सब किसके बारे में बोला बताया जा रहा है? हमारे पूर्व के देशों में, कि पूर्व के देशों में जो प्रेग्नेंट महिला होती है, सी विल बी हैव अदर रीइंफोर्समेंट। बच्चे इसका मतलब होता है मजबूती। तो उस महिला के पास और भी बहुत सारे मजबूती होती है, और भी बहुत सारे ताकत होती है। वो कौन कौन है? फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रेगनेंसी, जो उनकी प्रेगनेंसी में उनके साथ मौजूद रहते हैं और भी उनके साथ सपोर्टिव रहते हैं, वो कौन कौन है? इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ अदर्स हु शुड सपोर्ट हर, जो प्रेगनेंसी के दौरान उनके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उस महिला के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। शुड सपोर्ट हर, उसे सपोर्ट करने के लिए। वो अकेली नहीं है, कम्युनिटी उसके साथ है, उसके घर के लोग। वही बताया जा रहा है कि हमारे देशों में जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है, या फिर ईस्ट में, पूर्वी में जब भी कोई लोग प्रेग्नेंट होते हैं, तो वो अकेली कभी नहीं रहते, उसके साथ सब लोग घिरे रहते हैं। प्राइमरली, मुख्य रूप से हर हस्बैंड, उसके पति, देन हर किन्सफॉक। बच्चे किन्सफॉक मतलब होता है सगे संबंधी, उनके जो सगे संबंधी वो भी रहते हैं। एंड देन द अदर मेंबर्स, कुछ और मेंबर जो उसके घर के होंगे वो भी होंगे। ऑफ हर कम्युनिटी, मीन्स उसके समाज के जो मेंबर्स है वो भी उनके साथ रहते हैं। मीन्स हमारे देश में, पूर्व के देश में बच्चे, जो प्रेग्नेंट महिला वो अकेले नहीं रहती है, सबसे मुख्यतः उनकी हस्बैंड, उनकी प्राथमिकता बहुत जरूरी है, वो रहनी चाहिए। देन हर किन्सफॉक, उनके सगे संबंधी भी हो रहते हैं। एंड देन द अदर मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, समाज के अन्य लोग भी रहते हैं। सम ऑफ दीज बिहेवियर्स विल सेंसिबल एंड यूजफुल। ये सब क्यों रहते हैं? ये सब इसलिए उनके साथ रहते हैं ताकि उनके बिहेवियर को सेंसिबल एंड यूजफुल, मतलब अगर वो लोग की प्रेजेंस रहेगी बच्चे, तो जो प्रेग्नेंट महिला है, क्योंकि वो तो बहुत ही, एक कहा गया है ना कि एक माँ बनना सबसे कठिन काम है बच्चे, ये रियलिटी बात है, क्योंकि वो जितना दर्द झेलती है अपने बच्चे को उस दुनिया में लाने के लिए, शायद उतना कोई नहीं कर पाएगा। तो वही बोला गया कि उस टाइम में माँ को जरूरत है किसी की सपोर्ट की, और उसकी सपोर्ट बनती है उसके हस्बैंड, फिर उसके जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो। तो वो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो सेंसिबल रहे, मीन्स वो जो प्रेग्नेंट महिला है वो आराम से रहे, है ना, एंड यूजफुल, उसके लिए वो समय बहुत उपयोगी होता है।
अदर मैजिकल, और कभी कभी तो जादू भी हो जाता है, जादू भी हो जाता है कि अगर सब लोग हम साथ में रहे ना तो वो कब कैसे मतलब उसकी प्रेगनेंसी बीत जाती है उसे पता भी नहीं चलता, तो वो मैजिकली हम बोलेंगे, वो मैजिकली भी होता है कभी कभी। बट लेकिन दे विल ऑल इंक्रीज हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन इतना सब क्यों किया जाता है? ताकि उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए, उसके सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसके दिमाग पर कोई बोझ ना है, दिमाग को सुरक्षा प्रदान किया जाए, वो खुद को अकेला फील ना करे। एंड हर कन्विक्शन, और उसकी जो आत्मबल है, जिसके अंदर होता है आत्मबल, उसकी जो आत्मबल है दैट सी कंडक्टिंग, उसको ये मानना पड़ेगा, तो कितना अच्छा लाइन बोला गया, उसको ये मानना पड़ेगा कि सी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, कि वह महिला जो है वो प्रेगनेंसी को कंडक्ट कर रही है, वो महिला प्रेगनेंसी को कंडक्ट कर रही है, नॉट दैट इट कंडक्टिंग हर, प्रेगनेंसी उसको कंडक्ट नहीं कर रहा है। इसको समझिए ऐसी बात को कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप ऐसा मानिए कि हम मेरे से गाड़ी है, मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं, तो आप नहीं डरिएगा। यदि आप ये सोच लेते हैं कि गाड़ी हमको चला रहा है बच्चे, तो कुछ भी हमारे साथ घटित हो सकता है बच्चे, आप वहां पर डर जाइएगा। तो वहीं पर कह रहे हैं कि यदि हम गाड़ी चला रहे हैं, मीन्स आपको कॉन्फिडेंस है, आपको आत्मबल है, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन आप डर गए कि गाड़ी हमको चला रहा है, तो फिर आप वहां पर कुछ भी हो सकता है। वही बोला गया कि ये सब इतना क्यों दिया जाता है उसको सिक्योरिटी, ताकि वो उसको ऐसा फील हो कि सी इज कंडक्टिंग द प्रेगनेंसी, वो औरत प्रेगनेंसी को कंडक्ट कर रही है, नॉट दैट इज कंडक्टिंग हर, कि प्रेगनेंसी उसको कंडक्ट नहीं कर रहा। अगर प्रेगनेंसी उसको कंडक्ट करने लगेगा बच्चे, तो वो महिला डर जाएगी, है ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसा रूल्स बनाया गया है कि उस महिला को ऐसा लगना चाहिए कि वह प्रेगनेंसी को कंडक्ट कर रही है, उसके अंदर बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, और उसके लिए सपोर्ट रहता है उसके फैमिली मेंबर्स का, उसके हस्बैंड का, कम्युनिटी का, सब लोग उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। द रेमेंट्स, बच्चे रेमेंट्स मतलब होता है अवशेष, द रेमेंट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोफिलिक्स, बच्चे प्रोफिलिक्स मतलब होता है दुख से बचने की दवा, रोग से बचने की दवा, है ना, रोग से बचने की दवा, रोग से बचने की दवा की जो अवशेष है उस टाइम में उसके लिए कैन बी फाउंड इन द प्रेसिस्टेंस ऑफ ओल्ड वाइफ्स। अब ओल्ड जो पुरानी पत्नी है, जिस टाइम में डॉक्टर फैसिलिटी नहीं था बच्चे, सुनिएगा, तो जो पुरानी पत्नी लोग हैं बच्चे, उसके लिए जो रोग की दवा थी, जो अवशेष थे उस टाइम में, वो तो कम्युनिटी ही था, समाज के लोग थे, उसके हस्बैंड थे, उसके फैमिली मेंबर्स थे, क्योंकि वही उसकी आत्मबल थी, वही उसकी ताकत थी। उस टाइम में दवा की जरूरत नहीं थी उसको, उस टाइम उसकी ताकत वो फैमिली में, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर्स ही नहीं थे। तो क्या बोला गया, जो पुरानी पत्नियां, अभी की बात नहीं हो रही, अभी तो बहुत सारे फैसिलिटी हो गए हैं, जो पुरानी पत्नियां थी उनके लिए जो रोग से उस रोग से लड़ने की जो दवा थी, जो अवशेष थी, वो कौन थी? फैमिली मेंबर्स ही थी। टॉक्स अबाउट प्रेगनेंसी इवन इन आवर ऑन सुपर रेशनल एंड कंफ्यूज लाइफ स्टाइल, और चूंकि उस टाइम में लाइफ स्टाइल काफी कंफ्यूज था, ऐसा नहीं कि लोग आराम करते थे, सबको काम करना पड़ता था उस टाइम में, क्योंकि समस्या बहुत ही बड़ी थी, सब लोग आपस में एक साथ रहते थे। तो कंफ्यूजिंग लाइफ स्टाइल में उस तरह के प्रेगनेंसी को हैंडल करना ये बहुत ही बड़ी बात थी उस टाइम के। और ये सब ज़्यादातर कहाँ देखा गया है? हमारे पूर्वी देशों में। यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, उस दौरान बहुत ही ख्याल रखते हैं। तो वहाँ वही कभी यहाँ पर जो लिखा है वही बताया कि इतने कंफ्यूज लाइफ स्टाइल में भी उस टाइम में जो पुरानी महिला होती है, जो पुरानी पत्नियाँ होती है, उनकी जो रोगों की दवा होती है वो इसके हस्बैंड होते हैं, उनके समाज के लोग होते हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो उनके लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनको आत्मबल प्रदान करते हैं। अब कभी यहाँ पर लिखा है, देखो एक कहानी बता रहे हो कि वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, अब वो एक कहानी क्या बता रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट महिला थी, ऑफ माई एक्वेंटेंस, मेरे दिमाग में एक मुझे औरत याद आ रही है, एक लड़की याद आ रही है जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट में पढ़ती थी, यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में पढ़ती थी। हु अप्रोच्ड हर प्रेगनेंसी, जब वो अपने प्रेगनेंसी में गई, जब वो प्रेग्नेंट हुई, एज इफ इट वर हर टर्म असाइनमेंट, तो वो खुशी नहीं हुई। देखो क्या बता रहे, बहुत अच्छा यहाँ पर एक कहानी बताया गया कि जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो हर रूल्स और रेगुलेशन को टर्म असाइनमेंट मीन्स क्या, परीक्षा की तरह फॉलो कर रही थी। जिस प्रकार परीक्षा होता है तो हम लोग प्लान बनाते हैं, तैयारी करते हैं, तो वो अपने प्रेगनेंसी को परीक्षा मान ली और उसके सारे रूल्स को वो फॉलो कर रही थी। मेटिकुलसली फुट नोटिंग एवरी डेवलपमेंट, और वो अपने में होने वाले हर परिवर्तन को ना नोट कर रही थी एकदम, कि मेरे में आज क्या हुआ, कल हमको क्या चीज हुआ, वो सब नोट डाउन कर रही थी। मतलब उसकी प्रेगनेंसी का एग्जांपल दिया लेखिका ने कि वो अपनी प्रेगनेंसी को एक परीक्षा की तरह ले रही थी और अपने अंदर होने वाले हर विकास को, हर परिवर्तन को वो फुट नोटिंग मतलब वो नोट कर रही थी, लिखती जा रही थी। क्लंग टू हर प्री नेटल एक्सरसाइज, इतना ही नहीं, वो बच्चे प्री नेटल का मतलब होता है बच्चे के जन्म से पूर्व, बच्चे के जन्म से पूर्व वो एक्सरसाइज भी करती थी एज अ फॉर्म ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंस एज वेल एज हेल्पफुल प्रिपरेशन फॉर द
फॉर द फिजिकल एक्सप्लॉइट ऑफ चाइल्ड बर्थ मीन्स क्या, एक बच्चे के जन्म के दौरान जो उसको साहस चाहिए, वैसे फिजिकल एक्सप्लॉइट मतलब होता है जो उसको मानसिक रूप, जो उसको शारीरिक साहस चाहिए। कहा गया ना कि प्रेगनेंसी के दौरान माता को साहसी होना बहुत जरूरी है, उसको स्वस्थ रखना, उसको, क्योंकि वो एक मतलब बच्चे को जन्म देती है, तो उस दौरान उसको आत्मबल, उसका मतलब फिजिकल, उसका जो शारीरिक क्षमता होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए। तो वो अपने शारीरिक साहस के लिए, शारीरिक स्वस्थ होने के लिए वो हर प्रकार के एक्सरसाइज भी कर रही थी जो उसे हेल्पफुल थी, जो उसे मदद कर रही थी उस दौरान, मतलब तैयार कर रही थी उसे बच्चे को जन्म देने के लिए। परफॉर्मिंग देम इन डीप साइलेंस, और चुपचाप, वो चुपचाप सब चीज कर रही थी। ऐसा नहीं कि वो बहुत, मैंने क्या बोला कि वो परीक्षा की तरह उसे मान रही थी और उसके हर रूल्स को फॉलो कर रही थी। एंड टोटल रिकलेक्शन एट द सेम टाइम एवरी डे, कम हेल और हाई वाटर, और हर दिन होने वाले अपने परिवर्तन को वो क्या करती थी, बहुत अच्छे तरीके से नोट भी कर रही थी। एज वेल सी ऑब्जर्व्ड, जैसा ही जब वो देखी, वो ऑब्जर्व, यहाँ पर सी ऑब्जर्व द ओल्ड डाइहर्ड सुपरजिशन, और इतना ही नहीं, वो अंधविश्वास को भी मान रही थी। वो जो महिला थी, देखो उस महिला के बारे में बता रहे हैं कि वो रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो कर रही थी, इतना ही साथ साथ वो अंधविश्वास को भी मान रही थी। इसका नहीं था बच्चे, अंधविश्वास। सुपरजिशन मतलब क्या होता है, अंधविश्वास। दैट, अब अंधविश्वास क्या था, दैट एक्वायरिंग इक्विपमेंट एंड अप्रैल, बच्चे इक्विपमेंट मतलब होता है खिलौना, और अप्रैल मतलब होता है कपड़ा, मतलब खिलौना और जो कपड़ा है, ये अंधविश्वास वो मान रही थी कि खिलौना और जो कपड़ा है फॉर बेबी, एक बच्चे के लिए, बिफोर द बर्थ, जन्म से पहले बच्चे के लिए खिलौना और कपड़ा खरीदना वाज बैड लक, उसको बैड लक माना जाता है। और वो इस अंधविश्वास को भी मान रही थी, इसलिए वो ना कपड़ा खरीदी ना खिलौना खरीदी। कौन, वो यूनिवर्सिटी की जो ग्रेजुएट महिला थी, जब प्रेग्नेंट के दौरान अपने सारे रूल्स को फॉलो कर रही थी, और उसके साथ साथ प्यारे बच्चे वो क्या कर रही थी, खिलौना और कपड़ा भी नहीं खरीदी, क्योंकि उसे वो इस बात को मान रही थी, इस अंधविश्वास को मान रही थी कि बच्चे के जन्म से पहले किसी कपड़ा और खिलौना खरीदना बैड लक है। मीन्स क्या बच्चे, ये अच्छा शुभ संकेत नहीं माना जाता है। एंड सो वन ऑफ माई, और कभी यहाँ पर जो लेखिका वो क्या कर रहे हैं, एंड सो वन ऑफ माई गॉड चिल्ड्रन, बच्चे गॉड चिल्ड्रन का मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसका लालन पोषण, मतलब जो आपका बच्चा नहीं है लेकिन आपने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है ना, उसको बोलते हैं गॉड चिल्ड्रन। वो आपका नहीं है बट आपने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तो यहाँ पर लेखिका क्या कर रही है कि वो उस अंधविश्वास को वो मान रही थी, क्योंकि यह सही बात था उस टाइम के लिए, वो सही बात था। क्योंकि लेखिका वहां पर क्या कर रही है, जो जर्मन गिरियर है वो क्या कर रही है कि जो मेरी एक गॉड चिल्ड्रन था, मेरे पास जो गॉड चिल्ड्रन था, मींस उसका अपना नहीं था, लेकिन जो मतलब जो उसको लालन पोषण ने किया था, गॉड चिल्ड्रन शॉट इनटू द वर्ल्ड विदाउट क्राई और नैपकिन्स। मींस जब बच्चे के जन्म से पहले ही, उसके जन्म से पहले ही जब उसके लिए, उस गॉड चिल्ड्रन के लिए जब कपड़ा और खिलौना खरीदा गया था, तो वो जो बच्चा था वो वर्ल्ड, इस दुनिया से विदाउट चला गया। तो क्या लिखा है, शॉर्ट इनटू द वर्ल्ड, इस दुनिया से शॉर्ट हो गया, मतलब इस दुनिया से चला गया, विदाउट क्राइब और नैपकिन्स, मीन्स बिना कपड़ा और खिलौना, मतलब बिना कपड़ा पहने ही वो ऐसा ही आया था और वैसे ही चला गया। क्यों बताओ, क्योंकि उस टाइम वो लोग उसके जन्म से पहले ही क्या कर लिए थे, कपड़ा खरीद लिए थे। तो यहाँ पर वो उस अंधविश्वास को भी वो जो ग्रेजुएट महिला है वो बड़े अच्छे से मान रही थी। कंसिडरेबल इफोर्ट हैड गॉन इनटू सीइंग दैट द मदर हैड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय हर बेबी। अब देखो लेखक का क्या करे कि वो जो औरत थी, यूनिवर्सिटी गर्ल थी, जो प्रेग्नेंट थी, उसको हर प्रकार से प्रयास किया गया कि उस मदर को, उस माँ को इंजॉय रखा जाए, उस माँ को खुश रखा जाए, हर बेबी, अपने प्रेगनेंटी के दौरान उसको हर संभव प्रयास किया गया कि उस महिला को खुश रखा जाए, इंजॉय रखा जाए। लेकिन क्या हुआ, लेकिन आफ्टर हर ट्रेनिंग, उसके ट्रेनिंग के बाद, फॉर अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ, क्योंकि भाई उस टाइम में तो मेडिकेटेड व्यवस्था नहीं था, तो ये वो जो महिला थी, जो ग्रेजुएट थी, वो अनमेडिकेटेड चाइल्ड बर्थ, उसका जो बच्चा जन्म लिया था ना वो अनमेडिकेटेड था, मतलब वो डॉक्टर के पास नहीं गई थी, वो खुद से मतलब वो हो गया था, मतलब आपस में ही मिलजुल के जो होते हैं सपोर्ट, जैसे कि फैमिली में सपोर्ट लोग करते हैं ना, उस तरीके से सपोर्टिव व्यू से ही उसके बच्चे का जन्म हो गया था। मतलब वो उसको डॉक्टर के पास नहीं ले गया था फॉर मंथ्स, कुछ महीने जो अभी के टाइम में क्या होता है, लोग शुरू से ही डॉक्टर के कंसर्न में रहते हैं, तो उस टाइम में क्या था कि वो महिला डॉक्टर के पास नहीं गई थी। इन द इवेंट द हॉस्पिटल रिफ्यूज, और चूंकि वो डॉक्टर के पास नहीं गई तो हॉस्पिटल, यहाँ पर लेके क्या करे कि हॉस्पिटल के डॉक्टर का बिहेव बता रही है कि वो हॉस्पिटल के पास नहीं गई तो डॉक्टर को कमाई नहीं हुआ। तो उससे क्या हुआ कि इन द इवेंट द हॉस्पिटल रिफ्यूज टू बिलीव
इसीलिए जब जब कुछ महीने पहले वो डॉक्टर के पास गए, शुरू से तो नहीं गई थी, क्योंकि भाई डॉक्टर का मन क्या रहता है कि शुरू से वो मेरे पास आया, उससे हमको कुछ कमाई हो जाए। तो ये जो औरत थी ग्रेजुएट वाली, वो शुरू से तो नहीं गई। तो जब वो कुछ महीने पहले वहां पर गई थी, डॉक्टर के पास जब गई, तो डॉक्टर ने उसे क्या किया, रिफ्यूज, वहां से बोला जाने के लिए, टू बिलीव सी वाज इन सेकेंड स्टेज लेबर, जबकि वो की महिला जो थी वो सेकेंड स्टेज लेबर में थी। मीन्स क्या, अपने प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में थी, दूसरे चरण में थी। मीन्स वहां उसके बाद कुछ मतलब प्रेगनेंसी के, इसको अंतिम चरण बोल सकते हैं, वो अपने प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में थी। और उस चरण में अंटिल हर डॉटर्स हेड एंड अपीयर्ड, जबकि उसकी जो बेटी, जो डॉटर्स थी, मतलब ऐसा समझ लो कि उसका हेड जो था, डॉटर्स, उसकी जो बेटी की जो होने वाली थी, वो अंतिम चरण में थी। लेकिन वहां के डॉक्टर ने इस चीज को मानने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, बोला कि नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी ये फर्स्ट स्टेज में, ये भी कोई टेंशन नहीं। क्यों बताऊं क्यों? क्योंकि वो लोग शुरू से डॉक्टर के कंसर्न में नहीं गए ना, तो डॉक्टर अपना गुस्सा दिखाया कि शुरू से क्यों नहीं आया, इतना चंद पहले आ गया, उसने वहां से उसको रिफ्यूज कर दिया। द हॉस्पिटल स्टाफ, जो हॉस्पिटल के स्टाफ लोग हैं, वाज सो अनकोऑपरेटिव, वहां की जो स्टाफ लोग थी वो अनकोऑपरेटिव। बताओ अनकोऑपरेटिव क्यों थी बच्चे? क्योंकि वहां वो लोग शुरू से नहीं गई थी ना, तो वहां के जो स्टाफ लोग थे वो भी सपोर्टिव नहीं थे। वो लोग वहां पर सबको, मतलब उस महिला को जो है वो अनकोऑपरेटिव थी, उसे असहयोग करती थी। अंटिल हर कोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, मीन्स जो है वो अब उसके अपने जो उसकी जो डॉटर हुई थी, मीन्स देखिए यहाँ पर कहना लिखा क्या चाह रहे हैं कि वो जो औरत थी वो सेकेंड स्टेज में थी, बट डॉक्टर नहीं मान रहा था, रिफ्यूज कर दिया। लेकिन फिर से जब उसे बहुत बोला गया तो उसके बात को वो मान लिया, तो उसे डॉक्टर का उसके मतलब वो एक बेटी को जन्म दिया, वो जो ग्रेजुएट महिला थी वो एक बेटी को जन्म दी। लेकिन उसके बाद भी जो हॉस्पिटल के स्टाफ लोग हैं ना, उसका जो बिहेव था वो बहुत ही अनकोऑपरेटिव था। उसके बाद भी, बच्चा हो जाने के बाद भी वो लोग बहुत ही सहयोगी नहीं थे, वो हमेशा असहयोग रूप से रहते थे। अंटिल अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, वो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब होता है बच्चे स्तनपान, जो माँ का स्तनपान होता है, वो माँ का स्तनपान भी उसको नहीं करने देती थी, उस डॉटर्स को, उसकी बेटी को। दैट मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्फ आफ्टर 2 days, और जब इतना ज्यादा बोझ पड़ गया उन दोनों पर, मीन्स उनकी माँ पर, उनकी बेटी पर, तो माँ ने क्या किया, सिर्फ 2 दिन में ही वहां से डिस्चार्ज ले ली, वहां से अपने आप को छुट्टी ले ली कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ के जो स्टाफ लोग हैं बच्चे, वो काफी क्या बच्चे अनकोऑपरेटिव है, और वो अकेले सब चीज को मानी। मीन्स बच्चे ये जो लेखिका ने बताया अभी जो जिस महिला के बारे में, वो कहीं ना कहीं पश्चिमी महिला थी बच्चे, पूर्वी महिला नहीं थी। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है बच्चे, सब लोग उसके साथ जाते हैं, सब लोग उसके साथ रहते हैं, लेकिन उसके साथ वो हमेशा अकेले रही। आगे देखो सेकंड में क्या बोला गया कि दिस बर्थ वाज वर्चुअली अनअटेंडेड, यह जो उसका जन्म था ना, उस महिला जो बेटी ने जन्म दिया था, वो काफी अनअटेंडेड था। मीन्स वो अकेलापन थी, वो जो औरत थी वो अकेले हर चीज को फॉलो की। ये तो पश्चिमी में ही पॉसिबल है, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है बच्चे, सब लोग साथ जाते हैं, पूरी फैमिली मेंबर साथ जाती है, वो अपने आप को अकेले पाई। इन नॉन टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी, जो गैर परंपरागत समाज है बच्चे, वो हमारा भी समाज गैर परंपरागत, अभी उतने टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, उस टाइम में तो और भी नहीं हुआ, अभी चलो टेक्निकल बहुत चीज आ गया है, बट उस टाइम में तो और भी नहीं था। तो ये जो नॉन टेक्नोलॉजी सोसाइटी है, एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, उनको अगर छोड़ दे, उनको ऐसा लगता है कि बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, कि बच्चे का जो जन्म है ना एक मजाक है, अटेंडेड है। जबकि ये जो उस औरत का जो बच्चे का जन्म हुआ था वो काफी अनअटेंडेड था। मीन्स मतलब बिलीव भी नहीं हो सकता कि ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर वो महिला सेकेंड स्टेज में और बोलते रिफ्यूज कर दे, मना कर दे, और जब स्टार्टिंग में आपको पता है कि एक बच्चे के लिए माँ का दूध कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको वो भी नहीं करने दिया जा रहा था, वहां पर वो कितना अनअटेंडेड था। जबकि हमारे जो गैर परंपरागत समाज है बच्चे, उसमें ऐसा माना जाता है कि जो जन्म है वो अटेंडेड है, बड़े उत्साह के साथ। ये हम लोग की बात हो रही है, हम लोग के समाज में एक बच्चे का जन्म काफी अटेंडी माना जाता है, सब लोग सपोर्ट करते हैं, सब लोग सहयोग करते हैं उसको, कि सबको लगता है कि एक त्योहार की तरह उसको मनाया जाता है एक बच्चे के जन्म को। जबकि पश्चिमी देशों में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पर अकेले जो प्रेग्नेंट महिला होती है वो हर चीज देखभाल करती है, और वहां पर डॉक्टर के संपर्क में आप शुरू में नहीं गए तो आपको बाद में अच्छे से बिहेव भी नहीं करता है, आपको वहां बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, आपने देखा ना, वो महिला क्या हो गया, 2 दिन में ही वहां से को छोड़कर चली गई, हॉस्पिटल को छोड़कर दोनों माँ बेटी वहां से चली गई। बट हमारे समाज में, गैर परंपरागत समाज में, पूर्वी समाज में ऐसा नहीं होता है, वहां पर तो जन्म को अटेंडेंट माना जाता है, वहां पर किसी बेबी के जन्म को उत्साह पूर्वक मनाया जाता है, और इसीलिए तो हम लोग हर को खुशी से मनाते हैं। हम लोग बच्चे का छठियार भी मनाते हैं, जो 6 दिनों पर होता है ना, खुशी से मनाते हैं, ताकि वहां पर एक बच्चे का जन्म जो होता है वो उसको उत्साह माना जाता है, उसको त्योहार माना जाता है। बट
लेकिन जो पश्चिमी देश है वहां पर एक बच्चे का जन्म अनअटेंडेड माना जाता है, वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है, वहां अकेले सब रहते हैं, इंडिविजुअली मनाते हैं। जबकि हमारे यहाँ पूरा समाज, पूरा कम्युनिटी, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके सगे संबंधी सब मिलकर किसी बेबी का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो इतना रखिए, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारा पार्ट 1 था। फिर ऐसे मैं आपको नेक्स्ट में आपको वीडियो बना के दूंगा, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश की भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। अच्छे से इसको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आप चैनल पर नए होंगे बच्चे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियो आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी पूरी पुख्ता हो सके। अच्छे से मेहनत कीजिए सब आदमी। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।